हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है उससे पहले ये जानते हैं। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल्ड और ट्रू। सिंटेक्स देखते हैं। इसका कहता है कि इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन, आप यहाँ इसको कंडीशन बोलिए या फिर एक्सप्रेशन बोलिए, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ मोर देन वन, अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब पीएचपी में आप इसी कोड को लिखने का तरीका है, मतलब लिखने का एक और तरीका दिया गया है पीएचपी में, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इस कोड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस में आपको कंफ्यूजन ना हो या फिर आप कभी भूल ना जाए कि इस तरह के, यानी कि ये जो एक अलग टाइप का कोड दिया गया है पीएचपी में, इसको कैसे लिखना है। तो इसका ट्रिक जो है उसको समझ लीजिए। देखिए, इस तरीके से हम लोग लिखना जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर इफ कंडीशन यहाँ देते हैं तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि बहुत सारे लाइन ऑफ स्टेटमेंट है तो उसको आप लिख सकते हैं, देन क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया है। कैसे? इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, ये तो सेम लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है इस कॉलम से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को रिप्लेस कर देना है कॉलन से, और उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स को आपको रिप्लेस कर देना है इंड इफ कीवर्ड से। ठीक है, तो दो चीज याद रखनी है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया गया इस कॉलन से, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया गया है इस इंड इफ कीवर्ड से, और याद रखिएगा इंड इफ के बाद यहाँ सेमी कॉलन भी है। तो ये इफ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप दोनों तरह के कोड को लिख सकते हैं, दोनों ही सिमिलर है और सिमिलर तरीके से वर्क करता है। ठीक है, लेकिन जब आप मिक्सिंग करके लिखते हैं, यानी कि HTML, PHP वगैरह और भी कोड को मिक्सिंग करके लिखते हैं, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस चीज को ज्यादा जल्दी कवर कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इस कोड की खासियत क्या है कि इससे आपको इंड इफ से पता चलता है कि आपका इफ स्टेटमेंट यहाँ इंड हो चुका है, जबकि इस तरीके से आपको पता नहीं चल पाता, बिकॉज यहाँ कहीं भी लिखा नहीं है कि इफ स्टेटमेंट यहाँ इंड, और आपको प्रॉपर ढूंढना पड़ेगा। अगर बहुत सारे कर्ली ब्रैकेट्स का कोड हो आपका, मतलब एक बहुत लंबा सा कोड हो, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड हो, तो हर कर्ली ब्रैकेट में जाकर आपको देखना पड़ेगा कहाँ आपका इफ स्टेटमेंट इंड हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त ये काम आता है। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ हम लोग जानकारी के लिए दोनों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, और साथ में मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ हम लोग कंडीशन देखने वाले हैं। तो कंडीशन को आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। आगे वाले कुछ वीडियोस में हम लोग देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्सेट्रा। तो यहाँ हम लोग सिर्फ एक देखेंगे, ग्रेटर देन। आई थिंक उसी से हम लोग इफ स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल आपको यहाँ नहीं दिखा रहा, बिकॉज कंपैरिजन ऑपरेटर वाले टॉपिक में हम लोग वहां देखेंगे। और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने से पहले इफ स्टेटमेंट पढ़ना भी जरूरी होता है, जिससे कि कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जाम्पल आपको समझ में आए। इसलिए हम लोग उससे पहले इसको देख रहे हैं। तो चलिए इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो हम लोग पीएचपी का फाइल यहाँ रन करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपका सर्वर जो है वो ऑन रहे, स्टार्ट रहे। ठीक है, तो सर्वर आपको अपना स्टार्ट कर लेना है, मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है। ओके, सो ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। इफ मैंने लिखा हुआ है इफ, और यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने लगाया हुआ है कि 10 इक्वल टू है। ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन क्या सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स। तो जी हाँ, आप कह सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन आपका ट्रू है। चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और ये एक अलग कोड ही है, यानी कि इसके नीचे का आप जो भी कोड लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इस कोड का इस इफ स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे ये ट्रू हो या फिर इसका कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो कोड समझ में आ गया। इफ मैंने लिखा हुआ है कंडीशन, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है, इसीलिए ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये तो अलग ही है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। इसको इंटरप्रेस करते हैं, और ये आपको यस इट इज ट्रू रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही। अब मैं दिखाता हूं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इसको मैंने लेस कर दिया। अब ये कंडीशन 10 इज लेस देन 2, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे सिर्फ आपको रेस्ट ऑफ द कोड वाला लाइन दिखाई देगा, और ये वाला लाइन दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इसका ये कंडीशन जो वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम करता है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, जो एक और तरीका था लिखने का इफ स्टेटमेंट को, उसको देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने दोनों ही लिखा हुआ है साइड बाय साइड। इस कर्ली ब्रैकेट को मैंने यहाँ कॉलम में कन्वर्ट किया है,
और इस कर्ली ब्रैकेट को मैंने यहाँ इंड इफ में रिप्लेस किया हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं, बाकी सारे कोड सेम है। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है उसी चीज को लिखने का। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को कॉलम से रिप्लेस करना है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को इंड इफ से रिप्लेस करना है। इसको सेव करते हैं और अगर आप रन करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, यानी कि यस इट इज ट्रू और दूसरा होगा रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये दोनों ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप लेसन कर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, इसकी वजह से ये कोड जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपको आउटपुट में सिर्फ ये कोड दिखाई देगा। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखेंगे रेस्ट ऑफ द कोड लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ चाहें तो यहाँ आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिया गया है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन हमारा अभी भी फॉल्स स्क्यू से ये दिखाई दे, इस कंडीशन को ट्रू करते हैं, सेव करते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस केस में आपका दोनों ही आपको दिखाई दे रहा है, साथ में ये भी आपको मिल रहा है। तो ये कंडीशन ट्रू है, जिसकी वजह से ये दोनों कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं और ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। ठीक है, तो ये सिंपली कहता है कि ये इफ स्टेटमेंट, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ से रन करना है और इंड इफ में इसको इंड करना है, इसके बीच में चाहे जितने भी कोड हो सभी को एग्जीक्यूट करना ही करना। ओके, सो ये था दूसरा तरीका सेम सिमिलर कोड को लिखने का। अब फिर से आते हैं थ्योरी में। ओके, सो इफ स्टेटमेंट तो हम लोगों ने सीख लिया कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, किस तरीके से कोड लिखना है, दोनों ही तरीका हम लोगों ने जाना। इसके अलावा इफ स्टेटमेंट को और डीपली आप सीख सकते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करके, यानी कि इफ स्टेटमेंट का नेस्टिंग करके आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जब आप दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या फिर इफ स्टेटमेंट का नेस्टिंग करना। ओके, सो कैसे लिखना है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, साथ में ये एक और कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये हमारा इफ कंडीशन बंद। इसके बाद एक और इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा और ये पूरा का पूरा कोड इफ स्टेटमेंट हमारा ये वाला मेन जो इफ स्टेटमेंट है ये बंद हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक और इफ स्टेटमेंट स्टार्ट और ये बंद। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक पहला इफ स्टेटमेंट है और इसके अंदर दो इफ स्टेटमेंट है। यहाँ एक इफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दो ही होगा, यहाँ एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, जितने भी आपको आवश्यकता पड़ती है उतना इफ स्टेटमेंट आप यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने दूसरा इफ स्टेटमेंट बनाया है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाया है, इसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट का नेस्टिंग करना। ठीक है, ओके, सो इसी सिमिलर कोड को आप अगर लिखना चाहते हैं एक दूसरे तरीके से जो कि PHP द्वारा दिया गया है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको करना ही है कि इस कर्ली ब्रैकेट को रिप्लेस कर देना है इस कॉलन से, देन बाकी सारे कोड सेम रहेंगे। फिर इस कर्ली ब्रैकेट को रिप्लेस कर देना है इस कॉलन से, बाकी सारे कोड सेम। इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को आपको इंड इफ से रिप्लेस करना है, देन दूसरा आपका इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। इस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को कॉलन से रिप्लेस करना है, देन इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को आपको इस इंड इफ से रिप्लेस करना है, देन इस इफ स्टेटमेंट का जो ये कर्ली क्लोजिंग कर्ली है इसको आपको इंड इफ से रिप्लेस करना है, देन यहाँ से इस कर्ली ओपनिंग कर्ली को यहाँ आपको इस कॉलम से रिप्लेस करना है, देन इस तरीके से इंड इफ से रिप्लेस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है इसमें, यानी कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अच्छे तरीके से इसको भी लिख पाएंगे इस चीज को। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमें ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ओके, सो कोड पहले समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, इतना। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का कोड एक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो एज्यूम करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन यहाँ इसको एक और इफ मिलेगा तो ये इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये पूरा इफ स्टेटमेंट, ये जो इफ स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये स्किप हो जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये यहाँ इस कोड में आएगा रन करने के लिए, ये यहाँ भी देखिएगा कि यहाँ भी एक इफ लगा हुआ है तो ये इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये पूरा इफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, यानी कि रन नहीं करेगा और यहाँ से ये पूरा इफ स्टेटमेंट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे देखते हैं, उसके नीचे एक और इफ स्टेटमेंट है जो कि नेस्टेड नहीं है। ये एक इफ स्टेटमेंट था और यही इफ स्टेटमेंट नेस्टेड है, बिकॉज इस इफ स्टेटमेंट के अंदर में इफ स्टेटमेंट है, इसलिए ये इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक नॉर्मल सा इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ये इफ स्टेटमेंट ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये तो रेस्ट ऑफ द कोड है जिसका इन दोनों ही इफ स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है।
सो इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देन हम लोग थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने सेव कर लिया है और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये सारे कोड दिखाई देंगे। मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ। आप लोग इसको HD क्वालिटी में देखें इन सभी वीडियोस को, इसकी पूरी सीरीज को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, जिससे आपको सब कुछ कोड जो क्लियरली दिखाई दे। ओके, सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये जो इफ है ये एग्जीक्यूट होता है। ये कहता है कि 10 ग्रेटर देन 2। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ये एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर ये मेन 1 दिखाई देता है। उसी तरीके से ये चेक करता है कि ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, मेन 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके नीचे वाला कोड अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये कहता है कि इफ 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है, इसकी वजह से ये कोड एग्जीक्यूट होता है और आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देता है, सॉरी ये एग्जीक्यूट 1 दिखाई देता है। इसके बाद इसके नीचे आता है तो यहाँ दिखता है कि यहाँ एक और इफ स्टेटमेंट है, तो ये इस कंडीशन को चेक करता है 20 ग्रेटर देन 5। जी हाँ, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है जो कि एग्जीक्यूट 2 आपको आउटपुट स्क्रीन पर देता है। फिर यहाँ आता है नीचे और यहाँ दिखता है कि यहाँ भी एक इफ स्टेटमेंट है जो कहता है कि 10 ग्रेटर देन 5। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, इस वजह से ये एग्जीक्यूट होता है और आपको दिखाई देता है मेन 2। देन ये रेस्ट ऑफ द कोड तो आपको एग्जीक्यूट होगा ही, इसका कोई भी लेना देना नहीं है इन सभी कोड से, चाहे वो कंडीशन इफ ट्रू हो या ना हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है रेस्ट ऑफ द कोड को। ठीक है, अब यहाँ एक दो चीजें देखते हैं। मान लीजिए कि ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये कंडीशन आपका फॉल्स है। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। सेव करते हैं तो सिंपली क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तो मेन 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिर जब ये यहाँ आएगा PHP इसको एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ चेक किया जाएगा कंडीशन कि क्या 10 लेस देन 5 नहीं, ये कंडीशन चूंकि फॉल्स हो जाएगा इसलिए ये पूरा इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगा और आपको स्क्रीन पर एग्जीक्यूट नहीं दिखाई देगा। इस बार फिर से PHP इस कोड में आएगा, बिकॉज यहाँ तक ये रन कर चुका है तो अब ये यहाँ रन करेगा। जब ये रन करेगा तो देखिएगा कंडीशन क्या ट्रू है। जी हाँ, 20 इज ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जो कि एग्जीक्यूटेड 2 है। उसके बाद इधर तो बाकी सारी कंडीशन ट्रू है तो ये आपको दिखाई देगा ही और साथ में ये भी आपको दिखाई देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फॉल्स है जिसकी वजह से आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी आपको एग्जीक्यूट 1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो उसी तरीके से अगर ये फॉल्स हो जाता है, इन केस ये भी फॉल्स हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये तो आपको दिखाई देगा ही, लेकिन जब इसको चेक करेगा तो ये फॉल्स है तो ये स्किप हो जाएगा पूरा। फिर जब इसको चेक करेगा ये भी फॉल्स है तो ये भी पूरा स्किप हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे, सिर्फ ये ट्रू है तो ये रन करेगा। ठीक है, इसको अगर आप अभी रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखाई देगा मेन 1 मेन 2 एंड रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, इस तरीके से अगर ये ट्रू है, एज्यूम कीजिए ये ट्रू है और आपका ये भी ट्रू है लेकिन यही फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, तो उस केस में आपको यहाँ रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ आपको सिर्फ मेन 2 दिखाई देगा, यानी कि ये कंडीशन चूंकि फॉल्स है तो ये पूरा कोड स्किप हो जाएगा। आपको मेन 1 भी दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेन 1 भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये सीधे कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा और इसके नीचे के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये है नेस्टेड इफ। अब इसी सेम कोड को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं वो तरीका आपको दिखा देता हूँ, लेकिन डिस्कशन हम लोग थोड़ा कम करेंगे उसमें। ओके, सो ये तरीका है। दूसरा तरीका उसी सेम कोड को लिखने का जिसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को सिर्फ कॉलम से और इंड इफ से रिप्लेस किया है। तो ये इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से, कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को मैंने इस कॉलम से रिप्लेस किया है और इस इफ स्टेटमेंट के क्लोजिंग ब्रैकेट को मैंने यहाँ इंड इफ से रिप्लेस किया। ठीक है, अब इस यहाँ एक इफ स्टेटमेंट है तो इसके ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया इस कॉलम से और इस इफ स्टेटमेंट के क्लोजिंग ब्रैकेट को मैंने रिप्लेस किया यहाँ इंड इफ से। और यहाँ भी एक इफ है तो इसके ओपनिंग कर्ली को मैंने रिप्लेस किया है कॉलम से और इस इफ के क्लोजिंग कर्ली को मैंने यहाँ रिप्लेस किया है इंड इफ से। बाकी सारी चीजें सेम है और जैसा उस तरीके से जैसा इससे पहले वाला हम लोगों ने देखा था कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी एग्जीक्यूशन होगा और यहाँ भी मैंने रिप्लेस किया हुआ ऐसे। ठीक है, तो लिखने का तरीका बस अलग है लेकिन एग्जीक्यूशन और काम करने का तरीका दोनों का सेम है। तो इसको सिर्फ सेव करके मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, इसमें ज्यादा हम लोग एग्जामिन नहीं करेंगे। तो सेव कर लिया है मैंने और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी बिकॉज सारी कंडीशन ट्रू है। ओके, सो आई होप कि आपको इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट दोनों ही समझ में आया होगा।